हे बडी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विद अस माय डियर। माय डियर, कुछ मेरे बारे में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका कोच, आपका फ्रेंड, ठीक है, धीरेन। ठीक है, मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। मारियर, चलिए शुरू करते हैं अपनी द रिएजेंट सीरीज को। आपको पता है कि मैं रिएजेंट सीरीज पढ़ा रहा हूँ आपको और बहुत अच्छे अच्छे रिएजेंट्स आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सारे रिएजेंट को एंजॉय करोगे। ठीक है, इस सीरीज के दौरान आज जो मैंने रिएजेंट लाया है इसका नाम है पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, या आप एक नाम और देते हो मेटाक्लोरोपरऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम होता है। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो आइए इसके पहले कुछ स्ट्रक्चरल की बात कर लें, फिर इसकी कुछ प्रिपरेशन की बात कर लेंगे और फिर इससे होने वाले एप्लीकेशंस की बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखिए माय डियर, नाम समझ में आ रहा होगा आपको, पर ऑक्सी। कभी आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स में परऑक्सी लिंकेज, या आपने नॉर्मली बॉन्ड पढ़ा होगा, बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, परऑक्सी बॉन्ड्स। देखिए परऑक्सी बॉन्ड्स कब होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपने सिंगल बॉन्ड फॉर्म में रहता है, तो इस बॉन्ड को अपन लोग परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड्स बुलाते हैं, राइट। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनका जो ऑक्सीजन स्टेट आता है वो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 आता है, तो ऐसे भी केसेस को उसको लोग परऑक्सी लिंकेज बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परऑक्सी बॉन्ड है। अब एक आपको नॉर्मली परऑक्सी मिलता है और एक आप बहुत फेमस मेंबर है, ये कुछ ऐसे बनता है। इसका नाम है मेटा क्लोरो परऑक्सी परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। नाम को पकड़िएगा, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो, परऑक्सी इस वजह से, और ये बेंजोइक एसिड नेचर का है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, शॉर्टकट इसको यूज़ करते हैं MCPBA, बहुत फेमस परऑक्सी एसिड है, इसलिए इसका नाम होता है परऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब माय डियर, ये जो हमारे परऑक्सी एसिड्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है इपॉक्सीडेशन में। ठीक है, कैसे रोल होता है, क्या रोल होता है, इसके बारे में डिस्कस करने हम जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप कुछ ऐसे लेते हैं कि आपको सबसे पहले दोस्त इसकी हल्की सी प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, परऑक्सी की प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड की, परऑक्सी बेंजोइक एसिड की। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन हमको क्या कहती है, तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ऐसे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप करते क्या हो, आप बेंजोइक एसिड को लेते हो और इसको परऑक्साइड में डालते हो। ठीक है, बेंजोइक एसिड का सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन बोलने का मतलब एक्चुअली इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मीथेन गैस होती है, और आप ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है H2O2 परऑक्साइड डालते हो और इसको टेरा डाल के बाद इसको हल्का से ऐसे स्टिर करते रहते हो, घुमाते रहते हो। ये करीबन करीबन इसको जो हम लोग घुमाते हैं, करीबन करीबन ये 2 से 3 घंटे तक इसको ऐसे घुमाते रहते हैं। ठीक है, और इस टाइम जो टेम्परेचर हम लोग लगभग मेंटेन करते हैं वो वही अपना लैब टेम्परेचर, दैट इज़ रूम टेम्परेचर, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और ये जो है ये आपको सीधे परऑक्सी एसिड दे देता है और H2 बाहर निकलता है। जनरली यहाँ पे चूंकि बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बेंजोइक एसिड लेते हो और ऐसा करते हो। बेंजोइक एसिड ना लेके अच्छा बोलना चाहिए सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड। जब भी मैं सॉल्यूशन बोलूँगा मतलब किसी ने कुछ कुछ और ना कुछ इसके अंदर मिक्स होगा, तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन गैस जो है वो मिक्स होती है। ठीक है, यही सेम कंडीशन के साथ आप इसको कन्वर्ट कर देते हो परऑक्सी बेंजोइक एसिड में। ठीक है, अब इसके काम क्या है, इसके रोल क्या है, इसके बहुत बहुत सारे रोल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो रोल पढ़ने वाले हैं, दैट इज रोल ऑफ परऑक्सी बेंजोइक एसिड। मैं इसके आपको बहुत सारे रोल पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन जो सबसे फेमस रोल है जो यहाँ यूज़ होता है
वो होता है एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स में, ठीक है, एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स में, वही अल्कीन का ही एपॉक्सीडेशन होता है, बोलने की जरूरत नहीं है, आप चाहे एपॉक्सीडेशन बोलो या एपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बोलो, बात एक ही है। माय डियर, पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी केमिस्ट्री में एपॉक्सीडेशन करने के लिए 2 मेंबर्स का यूज़ किया जाता है। एक जो हमने आपसे कहा था MCPBA, मेटाक्लोरोपरऑक्सीबेंजोइक एसिड, या कोई भी परऑक्सीबेंजोइक एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है H2O2 और NaOH, ये हम लोग यूज़ करते हैं एज अ एपॉक्सीडेशन में। ऐसे तो एक DMDO भी आता है, बट चूंकि यार वो सब आपके IIT JEE के कोर्स में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और इनमें से जो MCPBA होता है, जिसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, जबकि हमारा H2O2 और NaOH जो है ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर एपॉक्सीडेशन, दैट इज MCPBA या परऑक्सी बेंजोइक एसिड का एपॉक्सीडेशन, ठीक है। सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर आप इसको जो है कैसे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बता रहे हो। तो देखो दोस्त, इसको बताने से पहले आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे दूं। आपको ये पता है कि इसमें 2 तरह के आपको लोन पेयर दिख रहे हैं, एक आपका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड दिख रहा है और दूसरा वाला आपको लोकलाइज्ड दिख रहा है, राइट। आपको 2 तरह के लोन पेयर ऑब्जर्व हो रहे हैं, एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर और एक लोकलाइज्ड लोन पेयर। नो डाउट जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व कराता होगा, जबकि लोकलाइज्ड लोन पेयर वहीं पे रुका हुआ होगा, ठीक है। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं ये जब इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचता है तो इसका असर स्लाइटली सा इस ऑक्सीजन पे पड़ने लगता है, और इस वजह से इस ऑक्सीजन पे स्लाइटली सा ही सही लेकिन पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पार्शली पॉजिटिव चार्ज इन द लोकलाइज्ड लोन पेयर, इसको अपन लोग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मानने लगते हैं। तो इसका जो नेचर होने लगता है वो कैसा होने लगता है, इलेक्ट्रोफिलिक होने लगता है। और ये बात यार आप सब जानते हो कि जब हमारे पास कहीं भी कोई अल्कीन होती है तो अल्कीन में भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर की कैटेगरी में आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता हो, एक हमको न्यूक्लियोफाइल बारे में पता हो, तो रिएक्शन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई, ठीक है। सबस्ट्रेट के तौर पर आप किसी जो सॉल्वेंट के तौर पर आप किसी पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को आप यूज़ करते हैं, जनरली इथर वेथर अपन लोग यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं इथर वेथर। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल है कि यार एक तुझे इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए और एक तुझे न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, तेरा काम खत्म है, तेरा प्रोडक्ट बन जाना है, राइट। तो अब देखो ये रिएक्शन स्टार्टअप कैसे लेती है, मैं आपको बता दूं इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। मैंने बहुत बार वर्ड यूज़ किया है कंसर्टेड मैकेनिज्म। जब भी कभी भी कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है तो वहाँ पे मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एक साथ टेक प्लेस करता है। वहाँ पे हम लोग नहीं बोलते कि यार एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वहाँ, सॉरी आई एम हार्टली सॉरी, ठीक है, इसके मैकेनिज्म यहाँ इसके मैकेनिज्म वहाँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम सीधे क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, एपॉक्सीडेशन एक ही टाइम पे ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और न्यू बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा सोचा जाए कि मान लीजिए ये आपके सामने कोई अल्कीन है और मैं बेंजीन वाले को R मान ले रहा हूँ या MCPBA वाले को मैं R मान ले रहा हूँ, और इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं दोस्त वो इसके साथ शेयर करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्शली पॉजिटिव चार्ज का चार्ज डेवलप हो रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो ये जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऑर्बिटल में जम कर रहा होगा, यहाँ पे मतलब अल्कीन के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसका जो मैकेनिज्म है दोस्त वो कंसर्टेड मैकेनिज्म है, इसलिए आप सीधे ऐसे लिखते हो कि हाँ भाई ये आपका O है, ये आपका H है, ये आपका दूसरा O, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, ठीक है। आपको इंटरमीडिएट सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन की वैलेंसी तो बहुत ज़्यादा आपने कर दी, तो देखो ये वाले बॉन्ड तो देखो परमानेंट है और ये वाले बॉन्ड जो दिख रहे हैं आपको ये टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं। ऐसे कैसे होते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड्स टाइप होते हैं। कहने का क्या सेंस है दोस्त, असल में क्या होता है आप देख पाओगे, अगर कंसर्टेड मैकेनिज्म की बात करो तो यहाँ डबल बॉन्ड रहा होगा, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होते हुए नजर आएगा
जबकि ये वाले दो बॉन्ड, ये आपका फॉर्म नज़र आएगा, ये आपका ब्रेक नज़र होते हुए आएगा, ये आपका फॉर्म नज़र होते हुए आएगा। ठीक है, तो आप देख पाओगे जो ब्रेकिंग और फॉर्मिंग है वो एक टाइम पे आपकी चलने लगने लगती है। मतलब आप इस वाले बॉन्ड को आप बनाने लगते हो और ये वाले बॉन्ड आपके ब्रेक होने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह मेकिंग, ब्रेकिंग, फॉर्मिंग चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी ब्रेकिंग होगी, फिर यहाँ पे आपकी फॉर्मिंग होगी, फिर ब्रेकिंग, फिर फॉर्मिंग एंड सो ऑन। आप अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मूवमेंट दिखाते रहते हो। ठीक है, बुक्स में तो ऐसा भी लिखा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ इंटरेक्शन दिखाने लगता है कि जब ये वाला ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म होगा तो दोस्त ये वाला ब्रेक होगा, है एंड सो ऑन। फिर ये वाला आपका बॉन्ड फॉर्म होता है एंड सो ऑन, चलता चला जाता है। ये कहानी कुछ इस तरह मूवमेंट दिखाती है, ये वाला फिर बॉन्ड ब्रेक होगा एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो इधर वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, नीचे वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और एक सिचुएशन के बाद आप कुछ यहाँ पहुँच जाते हो। प्लस जो आपको बॉन्ड बनते हुए नज़र आता है, मैं इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको बाहर क्या निकलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ आएगा आपका ओ एच। राइट, तो वो तो मेरा बाय प्रोडक्ट है, मेरा मेन प्रोडक्ट हो गया इपॉक्साइड्स का। ठीक है, इसको अपन लोग इपॉक्साइड्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ये आपका क्या है, इपॉक्साइड्स है, या इसको आप लोग कुछ बुक्स में साइक्लिक इथर लिखा होता है, आप इसको साइक्लिक इथर बुलाते हो या इसको इपॉक्साइड्स बुलाते हो। ठीक है, ओके, याद रहेगी बात, पक्का। तो इसकी अपन लोग ऑप्टेन करते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंट है कि आप जब इसके प्रोडक्ट बनाते हो तो इसकी स्टीरियो का ख्याल करो, इसकी रीजियो का ख्याल करो। हम सारी बातें आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हम इसकी स्टीरियो का ख्याल रखेंगे, हम इसकी रीजियो का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर मैं बेसिक सी बात करूं, आपको एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ किसी ने लिख दिया MCPBA। ठीक है, ओके, और आपसे बोलता है कि इसका प्रोडक्ट बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे O लगा देना है और ये CH3 दोस्त, बाकी यहाँ पे H और यहाँ पे H तो होने ही वाला है। ये आपका एपॉक्साइड्स बनने वाली है, एपॉक्साइड्स की रिंग क्रिएट करने वाले हैं हम लोग। राइट, इसके अलावा एक सिचुएशन आपके सामने ऐसी भी आएगी, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन है और आपके सामने एक इक्वेलेंट ऑफ MCPBA दे रखा है और आपसे बोलता है कि इसकी प्रोडक्ट यील्ड क्या आएगी। तो देखो अब दोस्त, दिमाग में आपके आएगा कि सर ये तो दो तरह के डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड सर आपको ये नज़र आ रहा है सर, और एक डबल बॉन्ड सर आपको ये नज़र आ रहा है। तो हम उस डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। क्या याद रखिएगा, लिखिएगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डबल बॉन्ड, या यूँ कहूँ मोस्ट कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है, विल अंडरगो इपॉक्सीडेशन। उस डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन होगा जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। लेकिन मन में तुरंत सवाल आएगा, सर ऐसे कैसे आपने सोचा? तो देखो दोस्त, अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा मैकेनिज्म है, इसमें ये वाला हिस्सा ही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये नेचर कैसा काम कर रहा है इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का काम कर रहा है। और दोस्त ये बात आपको पता है कि अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं आके मरना चाहते हैं जहाँ पे भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉजिकल बात है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चाहत में रहता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भूखा रहता है, तो आप वहाँ जाओगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होगी। तो इसका मतलब दोस्त, आपको इस सिचुएशन में कुछ ऐसे नज़र आएगा। अगर आप इसमें MCPBA लगाएंगे तो यू विल गेट दिस वन, ये ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लिक इपॉक्साइड, या इपॉक्साइड्स आपका फॉर्मेशन हुआ है। राइट, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी बात क्लियर कट है एग्जैक्टली? ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ MCPBA इन द अल्कीन। बट अभी हमने इसकी स्टीरियो की बात नहीं की है,
अभी हम इसकी स्टीरियो की बात करेंगे और फिर हम इसकी रीजियो की सेलेक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले तो मैं अगर आपको इसकी रीजियो सेलेक्टिविटी की बात करता हूं, देखिए होता कैसा है, आपको पता होना चाहिए ये जो हमेशा अटैक होता है ये सिन अटैक होता है। कैसा अटैक होता है? सिन अटैक होता है। मतलब अगर मैं इसको कुछ ऐसे बनाऊं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप जो है इसको ऐसे मान लेना, थोड़ी देर के लिए आप इसको डार्क फेस में बना रहे हो, तो ये दोनों ही ऐसे आने चाहिए, बाकी ये डैश डैश कर लीजिए और ये ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। मतलब कहने का सेंस है कि आप कभी भी ये गलती मत करिएगा, एक तो आप डैक ले आए, दूसरा आप डैश ले आए, ये गलती आप कभी मत करना, ठीक है। तो हमेशा इसी को बोलते हैं कि यार सिन अटैक हो रहा है। सिन अटैक होने का मतलब एक साइड से अटैक हो रहा है, ठीक है। तो इपॉक्साइड्स की जब रिंग बनती है तो कुछ इस तरह बनता है। कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर दोस्त ये इसके सिस फॉर्म में है, जब आप इसमें MCPBA या कोई भी परऑक्सी एसिड आप डालेंगे तो आपको सीधे कुछ ऐसे मिलेगा। मतलब आप इसकी स्टीरियो को चेंज मत करिएगा, सिस वाला सिस की ई यील्ड देगा। और अगर आपका ये ट्रांस वाला है दोस्त, तो आपको ट्रांस की ही यील्ड मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सेम एज अगर मैंने आपको इसको ऐसे दिया है तो आपको इसके स्टीरियो को ऐसे ही रखना होगा, इसके स्टीरियो को चेंज आप नहीं करोगे, ठीक है। एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन और दो इन द प्लेन। तो आप इसकी स्टीरियो को समझ पा रहे होगे कि आप कैसे अपन लोग इसकी सेलेक्टिविटी दिखाते हैं रीजियो में, राइट। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसका लेवल को बढ़ाता हूं और आपसे कुछ ऐसा दे देता है ए ठीक है, और यहाँ पे आपके पास MCPBA डाल देता है और आपसे प्रोडक्ट की यील्ड करता है। तो देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अटैक होते हैं, एक एक्सो अटैक होता है और एंडो अटैक होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, जब आप एक्सो अटैक करते हो तो देखो ये आप कुछ ऐसे करते हो, ठीक है, ये आपका एक्सो अटैक है। और इसी के लिए ये आपका एंडो अटैक हो। इसको अब मुझे ऐसे दिखा देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता, है ना। और इसके लिए हम कुछ ऐसे दिखा दें, ठीक है ना। तो ये जो आपका अटैक दिख रहा है ये आपका एक्सो अटैक है और ये जो आपको दिख रहा है ये एंडो अटैक है। कैसे डिसाइड करते थे कि एक्सो मेजर होगा या एक्डो मेजर होगा? तो यहाँ पे लगे हुए ग्रुप पे डिसाइड करते थे। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लगा है, अभी फ़िलहाल मैंने पहली सिचुएशन में हाइड्रोजन ले रखा है, तो याद रखिएगा जब कभी भी ऊपर हाइड्रोजन होता था तो एक्सो जो है ये आपका मोर स्टेबल की कैटेगरी में जाता था और जो एंडो है वो आपका लेस स्टेबल की कैटेगरी में जाता है, राइट। लेकिन अगर यही चीज़ आप कुछ ऐसे ले लेते थोड़ी देर के लिए, ये सवाल कुछ ऐसे हो जाता और आपसे बोलता कि MCPBA का के साथ इंटरेक्शन दिखाना है और आप इसके प्रोडक्ट दिखाइए, तो दोस्त बट ऑब्वियस है जब आप इसके अटैक के लिए सोचोगे तो एक पॉसिबिलिटी आपको ये नज़र आएगी और एक पॉसिबिलिटी आपको ये नज़र आएगी, राइट। एक पॉसिबिलिटी आपको ये नज़र आ रही है और एक आपको ये नज़र आ रही है। तो इस केस में ये आपका एंडो अटैक हुआ, ये आपका एक्सो अटैक हुआ दोस्त। अब देखिए याद रखिएगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे
ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिथाइल के, ये इस पे ना रिपल्जन करने लगेंगे। इसलिए इस बार एक्सो को कंसिडर नहीं करना है, या यूँ कहूँ कि ये हमारा लेस स्टेबल ईल्ड देगा, जबकि ये इसके से दूर दूर है। ये मिथाइल एक तरफ प्लेन में है, ये नीचे की तरफ है, तो ये हमारा मोर स्टेबल की तरफ आ रहा है। राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इट्स डिपेंड कि आप एक्सो अटैक कर रहे हो कि आप एंडो अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो अगर लगे हुए ग्रुप ऊपर कोई क्राउडिंग दिख रही है, देन एंडो इज़ मोर स्टेबल देन एक्सो। और अगर आपको क्राउडिंग की जगह सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, देन एक्सो इज़ मोर स्टेबल देन एंडो। ठीक है ना, ये आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, मैंने काफ़ी बनाया है। ठीक है, ओके राइट। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको ऐसे टैकल करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, क्या ये रिंग इसी इपॉक्साइड में रहती है? तो ऐसा नहीं है। इसके बाद इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ से हम लोग रिडक्शन कर देते हैं, यहाँ से हम लोग ग्रिग्नार्ड में डाल देते हैं, यहाँ से हम लोग उसको पानी में डाल देते हैं। वो धीरे धीरे हम लोग आगे की प्रोसेस भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आती है इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। स्टीरियो सेलेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है कि दोस्त, अगर मान लो तुम्हारे सामने यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे तुम्हारे पास OCH3 ग्रुप है, और आप जब इसके साथ MCPBA के लिए सोचेंगे तो फॉलोड बाय सिन मैकेनिज्म, तो ये जो इपॉक्साइड्स की रिंग बनेगी वो हमेशा इससे दूर बनेगी। मतलब अगर ये इस बाहर की तरफ है तो ये जो डबल बॉन्ड आएगा, मतलब सॉरी, जो इपॉक्साइड्स की रिंग फॉर्म होगी वो कुछ डार्क फॉर्म में होगी। कहने का बस मेरा सेंस ये है कि आप ऐसे गलती से भी गलती मत करिएगा, खासकर इसके लिए, कि आपने ये ले लिया और इसका इस फॉर्म में ले आए। ये काम आप मत करिएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके जो अपोजिट नेचर है उसको लाएं। द रीज़न बिहाइंड कि अगर ये दोनों ऐसे दूर दूर होंगे, प्लेन से बाहर होंगे, तो रिपल्जन ना के बराबर होगा। दोनों ही ऐसे हो गए या दोनों ही ऐसे हो गए, मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे इशारों में। ठीक है, तो इस केस में रिपल्जन हो सकता है, इसलिए इसको अवॉइड करिए और आप इसको प्रेफर करिए। बट कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, वो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलूँगा। ये स्टैंडर्ड बुक्स की ऑब्जर्वेशन है, स्टैंडर्ड बुक्स की डाटा है, परसेंटेज डाटा है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। देखो, केमिस्ट्री है यार, प्रोडक्ट बनती एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, बट आप यूँ कहूँ कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये 90% बनेगा, तो ये मात्र और मात्र 10% बनेगा। तो हमको ऐसा नहीं कि मेजर और माइनर नहीं पता करना है, दोनों पता कर सकते हैं। बट अगर आपसे एक यील्ड बोलता है तो गो विद दिस वन। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक बात और, ठीक है, अगर यहाँ पे OH लगा है तो याद रखिएगा जब MCPBA आएगा तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जैसा नेचर OH ग्रुप का है, सेम नेचर इपॉक्साइड का भी होगा। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कहने का मेरा बहुत सिंपल सा सेंस है दोस्त, कि अगर ये OH है, यहाँ आप MCPB डालते हैं, ये OH, तो आप ना इस बार इसके डार्क फॉर्म को ही फॉलो करोगे, इसके डैश फॉर्म को फॉलो नहीं करोगे। इसके पीछे ये अपने मर्जी से मैं नहीं बोलूँगा, बुक्स के कुछ डाटाज हैं और मेरे सामने रखे हैं वो डाटाज। बुक में लिखा है कि इसका जो परसेंटेज बन रहा है वो करीबन 90 बन रहा है, तो 89% लिखा है इन्होंने, और यहाँ पे जो लिखा है वो इन्होंने 11% लिखा है। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बुक के डाटा के ऑब्जर्वेशंस और यील्ड है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, अगर जैसा नेचर OH का है वैसा ही नेचर आएगा इन केस ऑफ OH ओनली। इसके अलावा जैसे पीछे देखे तो आप OCH3 को देख रहे थे तो इसके रिवर्स नेचर आ रहा था।
सिर्फ OCH3 में ही इसकी रिवर्स नेचर आता है, बाकी में इसका रिवर्स नेचर नहीं आएगा, मतलब OH में नहीं आएगा, बाकी सब में रिवर्स नेचर आएगा। OH में जैसा नेचर OH का वैसा ही नेचर इसके एपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन आपके मन में तुरंत सवाल हो रहा होगा कि सर एक ज़रा मुझे बात बताओ, अगर मैं चाहूँ कि जैसा नेचर OCH3 का है वैसा ही नेचर एपॉक्साइड का आए तो क्या हम नहीं ला सकते? दोस्त मैंने कभी मना तो किया नहीं कि आप नहीं ला सकते, आप इसको ला सकते हैं, बट लाने का डायरेक्ट तरीका नहीं है, लाने का इनडायरेक्ट तरीका है। तो आइए उस इनडायरेक्ट तरीके को देखते हैं और उस इनडायरेक्ट तरीकों के क्वेश्चन फॉर्म में समझते हैं। बहुत बहुत गजब बात बता रहा हूँ इनडायरेक्ट तरीके को। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आप चाहते हैं कि जो इपॉक्साइड आए वो इसी नेचर का आए, तो और कुछ नहीं है, उस केस में आप इपॉक्सीडेशन नहीं करोगे, उस केस में आप अपना पाथवे चेंज करोगे और यहाँ डालोगे NBS और NaOH। NBS समझ रहे होगे, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये जो है किसका सोर्स होता है, यहाँ से Br+ निकलता है, ये Br+ का सोर्स अच्छा सोर्स है, यहाँ से आप Br+ निकालते हो। अब दोस्त जब आप Br+ निकालते हो तो ये Br+ इस रिंग के साथ इंटरेक्ट करता है। कहने का सेंस पर इसके साथ ऐसा इंटरेक्शन होता है, ये रिंग के अपोजिट फेस में आता है रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए। मतलब रिंग अगर ऐसे है तो ये ऐसे, और रिंग अगर ऐसे है तो ये ऐसे, दोनों सेम फेस में नहीं आएंगे, ठीक है। एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है। अब अगली बारी आती है OH- की। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, OH- का अटैक करने का जो डिसीजन है ना, उनका यहाँ रॉन्ग हो जाता है। मतलब मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को, सीधे आते हैं OH को और ये तोड़ देते हैं, चाहे अब वो डिफ्यूज होते हैं यहाँ से तोड़ें कि सर यहाँ से तोड़ें। ये बड़ा उनके दिमाग में कन्फ्यूजन चला रहता है। सर OH इधर नंबरिंग कर देते थे उधर के यार, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। सर इस OH को 2 के पास ले आएँ या OH को 3 के पास ले आएँ। अगर मैं OH को 2 से पे अटैक करूँगा तो Br3 पे जाएगा, और अगर मैं OH को 3 पे अटैक करूँगा तो Br2 पे जाएगा। प्रोडक्ट बदल जाएगा, नहीं तो IUPAC चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेक करते हैं कि मुझे कहाँ अटैक करना है? तो दोस्त याद करो, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब आप कभी भी साइक्लिक रिंग के इंटरमीडिएट में होते हो तो आप कभी भी इसको ऐसे मत देखा करो, आप इसको हमेशा इस फॉर्म में देखा करो। इस फॉर्म में आपकी बहुत सारी गुत्थियाँ सॉल्व हो जाएंगी। जब आप इसको इस फॉर्म में देखोगे तो दोस्त थोड़ी देर के लिए इसको मैंने नंबर 1 माना है, ये OCH3 अबव है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ OCH3, ये नंबर 1, ये नंबर 2 दोस्त, और ये नंबर 3 दोस्त, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ एक्सेल इक्वेटोरियल आपको पता होगा। और ये जो 2 और 3 पे Br है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है। मतलब इसका 2 वाले का इसने इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका इसने एक्सेल पोजीशन ऑक्यूपाई किया हुआ है 3 वाले का। अब आपके पास जो खाली हाइड्रोजन बचे हैं वो एक इस पे बैठा हुआ है जो इसके एक्सेल पे बैठा हुआ है, और एक इसके इक्वेटोरियल पे बैठा हुआ है थर्ड वाले के, ठीक, राइट। अब रूल ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द या ऑलवेज सब्स्टिट्यूट टू द एक्सियल हाइड्रोजन। वो किस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा या किस पे अटैक करेगा? एक्सियल हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। लिख लीजिए भाई, OH- will always attack to the axial hydrogen side, axial hydrogen side, right? अब जब आप ऐसा करेंगे तो आप इसका अटैक यहाँ पे करेंगे। मेरी बात को समझ चुके होंगे, जब आप इसका अटैक यहाँ करेंगे तो ये अबव अटैक होगा, और दोस्त इसकी वजह से ये यहाँ से छू लेगा। मतलब वो वहाँ से तो आप नहीं देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने इसको देख लिया। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि क्यों मैं साइक्लिक फॉर्म के इस फॉर्म से इस फॉर्म में गया, ठीक है।
ये नॉर्मल है, और ये आपने पढ़ा है हमारा चेयर और बोर्ड का कंसेप्ट, तो ये हमारी चेयर कंसेप्ट है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जब भी कभी भी साइक्लिक का सवाल आए तो थोड़ा सोचो, रुको और दिमाग लगाओ कि क्यों ना मैं इस साइक्लिक को हमेशा अपने चेयर फॉर्म में क्वेश्चन ला के सॉल्व करूँ। दोस्त मेरी मानो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व होते हैं। आपने एलिमिनेशन पढ़ा होगा तो आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपको पढ़ना है, आपको एनजीपी करनी है तो आपको पहुंचना है, मतलब हर जगह आप इसका यूज़ करते हो। तो मेरा अपना मानना है कि जब कभी मुझे साइक्लिक दिख जाता है, 6 रिंग का साइक्लिक दिखता है, हेक्सा साइक्लिक दिखता है, तो मैं हमेशा इस फॉर्म को इसके चेयर फॉर्म में लाता हूँ। इससे मेरी कहानी बहुत सारी सॉल्व हो जाती है। अब दोस्त ये मुझे पता है कि OH will always attack to the axial हाइड्रोजन साइड। तो ये देखो दोस्त, इक्वेटोरियल साइड पे है, ये मेरा एक्सियल साइड पे है, मतलब 2 वाले पे अटैक कर के साइड पे अटैक करेगा, ये 2 वाले साइड पे अटैक करेगा, इस साइड पे, है ना। इस वजह से ये बॉन्ड खुलेगा, तो एक ये ऊपर से आ रहा है तो ये OH नीचे को चला जाएगा। मतलब दोस्त ये कहानी कुछ पलट के ऐसी होने वाली है। राइट, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये OH आपको ऊपर नज़र आएगा, ये आपका Br आपको नीचे नज़र आएगा, और ये तो आपका इधर था ही था। अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया दोस्त। अब इसको आप उस फॉर्म में वापस लाओगे, क्योंकि इस फॉर्म में तो रखोगे नहीं। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इसका भी मैंने आपको ट्रिक सिखाया था। एक 6 की रिंग बना लीजिए, बहुत बार बताया हुआ है यार, अब तो बहुत कॉमन हो गया है ये बता के कि बेटा मान लो ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4, ये नंबर 5 एंड ये नंबर 6। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको हमेशा सिखाई है कि आप एक काम करिए कि किसी एक को ले लीजिए, यहाँ एक्सियल ले लीजिए, तो ये इक्वेटोरियल, तो ये एक्सियल, फिर इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल, फिर इक्वेटोरियल। एक हम अंदर से करिए, बाहर वाला एक्सियल था तो इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, कुछ ऐसे बनाया करते थे। मैंने आपको सिखाया हुआ है दोस्त, और मैंने आपको बताया है कि आउटर आउटर सिज होता है, आउटर आउटर या इनर इनर, आपका सिज होता है, और इनर आउटर ट्रांस होता है। याद करिए, ये बहुत बार बताया हुआ है यार, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको जानते होगे। अल्टीमेटली दोस्त ये तो आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं इसे बनाता भी नहीं। तो ये 1 वाला किस पोजीशन पे है, हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, 2 वाला किस पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है, सॉरी 2 वाला भी एक्सियल पोजीशन पे, एग्जैक्टली हाँ ठीक है, सर्कल निकलना चाहिए ना। 2 वाला भी एक्सियल पोजीशन पे है, राइट। और 3 वाला जो है वो भी आपका एक्सियल पोजीशन पे है। अब 1 और 2 इनर इनर तो क्या बन जाएंगे दोस्त, सिस बन जाएंगे। मतलब आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाओगे। बहुत खूबसूरती वाली बात है कि सिस बनाना हो तो ये देखो, ये तो पहले वैसे का वैसे था, और आप इसको भी ऐसे ले आओगे, आ गया। और 2 और 3 एक दूसरे के एंटी हैं। देखिए बाहर है, 2 अंदर की तरफ है एक्सियल, और 3 वाला बाहर की तरफ है, इनर आउटर है, तो ये ट्रांस हो गया, मतलब Br आपका ये बन गया। ओवरऑल द कंक्लूजन ऑफ दिस पिक्चर इज लाइक माय डियर, कि अगर आपके सामने OCH3 था और ये दे रखा था, और इसने NBS दे रखा था, NaOH दे रखा था, तो आपको दिमाग ये लगाना था कि ये OCH3 और ये OH, और यहाँ पे आप Br ला रहे हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। जिस नेचर का ये, अभी भी ये मेरा काम ख़त्म नहीं किया है इसने, अभी भी इसने मेरा काम ख़त्म नहीं किया है। अभी भी, चूँकि हमको तो एट द एंड यार इपॉक्साइड्स की तरफ पहुँचना है ना, तो इपॉक्साइड पहुँचने का सिंपल तरीका है, मैं इसको लीव कराने की सोचूंगा। यहाँ पे प्रोटॉन लाऊंगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये आपका O नेगेटिव आ गया, ये कुछ ऐसे का ऐसे। Br अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ छोड़ेगा और ये बाहर, और आपको फाइनल कुछ ऐसा मिल जाएगा जो कि एकदम बवाल करने वाली बात हो जाएगी।
तो अल्टीमेटली जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ दोस्त, OH के अभी तक हमेशा अपोजिट में OH डबल बॉन्ड इपॉक्साइड बनाते थे, लेकिन इस बार मैंने उसी के सेम प्लेन में बनाया है, लेकिन इसको इपॉक्सीडेशन नहीं बोलते, ही बात बता दूँ, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इपॉक्सीडेशन है, पहले एडिशन हुआ है देन सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। पहले एडिशन रिएक्शन फॉलो हुई है एंड देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो हुई है। तो दो रिएक्शन को मर्ज करने के बाद आप यहाँ पहुंचे हो, ऐसे आप डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुंचे हो, ठीक है मेरे बच्चे, मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। नहीं तो कभी भी आप OCH3 के सेम प्लेन में इपॉक्साइड नहीं लगा सकते थे अगर आप डायरेक्ट MCPBA करते तो, लेकिन आप यहाँ पे कर गए। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, यही क्वेश्चन की खासियत है, और इतना प्यारा क्वेश्चन बन जाता है ये कि जितने स्टार आप लगा लें उतना कम है। अब देखिए जेईई में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको परेशान करेगा। अब दोस्त अभी तो हमने इपॉक्साइड्स को बनाया, अब सवाल उठता है कि सर इसके बाद आप इसका क्या करोगे। तो उसके बाद मैं बहुत सारे इसके काम कर सकता हूँ। मैं इसको रिडक्शन करा सकता हूँ, मैं इसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा सकता हूँ, मैं इसमें पानी डाल सकता हूँ, सब मेरे हाथ में है। अब देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ से फर्दर आगे जा रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोस्त एप्लीकेशन तो यही है ना। एग्ज़ाम में तो ऐसे ही टाइप के सवाल पूछेगा ना तुमसे। अब देखो, अगर मान लो किसी ने कहा कि ये सिंपल अल्कीन है और आप इसमें MCPBA डाल दीजिए, मैंने कहा ठीक है। MCPBA सर जैसे ही आप डालेंगे तो आप सर यहाँ पहुँचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर आप यहाँ पहुँचेंगे एग्जैक्टली, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सर आप जो है LiAlH4 डाल दीजिए। अब देखिए ये दो रिएजेंट का एक साथ खेल है, और मजे की बात, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो एक आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट है। देख रहे हैं कैसे केमिस्ट्री में सारे रिएजेंट को एक साथ मर्ज करके भी पढ़ाते हैं। पहले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिएजेंट्स पढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद वो रिड्यूसिंग के रिएजेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, आप पढ़ के आए हो मेरे से, आपने मेरे से इपॉक्साइड्स का रिडक्शन पढ़ा है, बट फिर भी दोस्त बताना मेरा फ़र्ज़ है, मैं अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे जो लिथियम होगा Li+, वो इसके लोन पेयर को इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद आप AlH4 का जो H- है, AlH4 का जो H- है वो इस पे लाके अटैक करा रहे होगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि वो क्या करवा रहा है, और आप ये भी समझ रहे होगे कि यहाँ पे RO-, ठीक है। आप सीधे कहो तो मैं लिख दूँ CH3, दैट इज़ आपको 2 डिग्री का अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इपॉक्साइड्स पे रुकेगा नहीं, ये आगे फर्दर कंटिन्यू कराएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ये आपको आगे फर्दर कंटिन्यू कराएगा। इसके अलावा यही सेम सवाल आपको दे दे और यहाँ पे आपको MCPBA दे दे। MCPBA देने के बाद आपसे पहले तो इपॉक्साइड बनवा ले, और इसके बाद आपसे ग्रिग्नार्ड दैट इज RMGX का अटैक करा ले फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। वो आप करते रहिएगा। सवाल उठता है कि सर इसका अटैक कैसे कराएं, इसका अटैक कहाँ पे कराएं। दोस्त ये वाला चार्ज पार्शली पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पार्शली नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज टेंड्स टू द अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड। कोई दोहराए नहीं है कि इसका जो न्यूक्लियोफाइल R- है वो इसके इस साइड पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इसका लेस हिंडर्ड साइड है। ये इसका लेस हिंडर्ड साइड है दोस्त, तो ये बॉन्ड खुलेगा इस तरफ, यहाँ आएगा O- या OMgX, और यहाँ आएगा CH2R। इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा,
एंड अगेन यू विल गेट द अल्कोहल। तो ये तो हम पढ़ के आए हैं, ये तो इसका एप्लीकेशन हम जानते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि एक पे रुकता नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए रेडी रहता है कि आप भैया रेडी रहो, इस ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। उसी तरह अगर आपके सामने ये मान लीजिए कोई अल्कीन है, आपसे फिर से उसने MCPBA डलवाया, कोई भी परऑक्सी बेंजोइक एसिड डलवा सकता है, नॉर्मल भी। आप यहाँ पहुँचे और इसके बाद इसने H+ डलवाया। जब आप इसमें H+ डालोगे और फिर बोलेगा नंबर 1 पे H+ डालो और नंबर 2 पे तुम पानी डालो, तो बहुत सिंपल सा आप पढ़ के आए हो। आप पढ़ के आए हो कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे OH पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात है नहीं, तो ये रिंग ब्रेक होगी और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। वाटर एज अ दोस्त न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज टेंड्स टू अटैक टू दैट कार्बोकैटायन विच इज़ मोर स्टेबल। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है दोस्त कि आप इसका अटैक यहाँ से कराओगे और ये बॉन्ड ऐसे खोल दोगे, मतलब इसके एंटी अटैक ही होगा। ये बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसके एंटी अटैक ही करेगा, ये बात आप याद रखिएगा। छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद आप H+ का अटैक होता है, और जब H+ का अटैक होता है तो दोस्त ये इनॉल टाइप मतलब बाहर निकल जाता है, तो आपको ये इनॉल बन जाता है, सॉरी डायोल्स कह सकते हो, अल्कोहल के डायोल्स बन जाते हैं। तो ये ट्रांस और एंटी फॉर्म ऑफ OH बन जा रहा है। इसको भी अपन लोग हाइड्रोक्सिलेशन बोलते थे, ये हमारा हाइड्रोक्सिलेशन था। तो पहले हमारा इपॉक्सीडेशन हुआ, देन हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, तो उसको बोलते हैं इपॉक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब क्या कैसे क्या हो रहा है, यही इसकी खूबसूरती है इसके इपॉक्साइड्स बनने की। बट दोस्त ये सिर्फ इपॉक्साइड्स में रुकता नहीं है, ये और भी एप्लीकेशंस दिखाता है। जैसे इसका एक एप्लीकेशन आपने पढ़ा हो, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। मैं इस बार पूरा नहीं करा रहा, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। मैं इसका पूरा यील्ड तो नहीं बनवा रहा, मतलब मैं आपकी मैकेनिज्म तो नहीं बता रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते थे। हम लोग याद करो कि साइक्लो कीटोन को, ठीक है, इसमें अपन लोग MCPBA डाला करते थे, और ऐसा करने के साथ ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता था, राइट। आप ऑक्सीजन का इंसर्शन कर देते थे, तो ये हमारा साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन दे देता है बाय द हेल्प ऑफ कीटोन। इवन साइक्लिक कीटोन कह दो, हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने नेक्स्ट एप्लीकेशन परऑक्सी एसिड्स का क्या पढ़ा था कि अगर मान लो दोस्त तुम्हारे सामने एक बेंजीन है और एक COCH3 है, और आप इसमें MCPBA डालते हो एपॉक्सीडेशन कराने के लिए, तो आप ऑक्सीजन का इंसर्शन कराते हो। उसको याद करो अपन लोग इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन भी बुलाते हैं, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन भी बुलाते हैं। अब C डबल बॉन्ड O है ना। अब याद करो ऑक्सीजन उस जगह जाके इंसर्ट होता था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती थी, याद करो। तो आपको पता है कि यार रिंग साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी है, और ये कुछ एस्टर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये सब बात आप जानते ही हो यार, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत आपको नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि हम ये पहले बेयर्स विनेगर में देख रखे थे। जिन बच्चों को आपको लगता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको लगता है कि सर कहाँ बताया था, तो दोस्त इसी की आप नेम रिएक्शन की सीरीज़ में चले जाना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पहुँचे हो, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नेम रिएक्शन की सीरीज़ आएगी, वहाँ पे बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन नाम का नेम रिएक्शन आएगा।
वहाँ पे आप देखना तो इसकी शिद्दत से मैकेनिज्म के साथ मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा वही मैकेनिज्म कराऊँ तो मैं नहीं चाहता कि आपका समय ख़राब हो या मेरा समय ख़राब हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो रिएजेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और उसमें रिएजेंट्स में क्या क्या रोल आ रहा है हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर याद करिए कभी आपने ये भी पढ़ा हो, ये टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था, मुझे याद आ रहा है। यहाँ से MCPV डालना है और ईल्ड बनानी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, बीच में ऑक्सीजन ही तो इंसर्ट करना, आपके लिए कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन आप इंसर्ट करा देते हो इनके बीच में, राइट। बाकी आपको लगता है कि अनस्टेबल है तो उसमें पानी वानी डाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे कोई अनस्टेबिलिटी की चिंता नहीं है, आप पानी डालोगे तो फिर एस्टरिफिकेशन होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। एसिडिक प्रोटॉन फॉर्म में डालोगे तो आपका वो बन जाएगा, ऐसा क्या है। मतलब ये मेरी बात आप बस लॉजिकली समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या आपसे करवाना चाह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ उस क्वेश्चन में। तो दिस इज द रोल ऑफ MCPV इन द रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली ये अमाइंस एक ऐसा एलिमेंट है, यूँ कहूँ एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका ये ऑक्सीडेशन कराता है। नॉर्मली ये अल्कोहल का, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं कराता। एक बेंजल्डिहाइड का कराता है, वो बेंजोइक एसिड बनाता है जनरली, नॉर्मली एल्डिहाइड का नहीं कराता है। बट एमाइंस का ये ऑक्सीडेशन कराने लगता है, तो इसका आप नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस। ये अमाइंस के ऑक्सीडेशन में काम आता है। देखिए अगर मेरे पास मान लीजिए 1 डिग्री का अमाइन है और यहाँ पे मैंने परऑक्सी बेंजोइक एसिड डाल दिया, तो पहले ना इसको इस फॉर्म में ले आता है, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्म बुलाते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड, एन ऑक्साइड्स। और इसके बाद आप इसको हल्का सा हीट करते हो तो ये फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट ये आपको कन्वर्ट कर देता है RNHOH में, ठीक है। याद करो उसको हाइड्रोक्सिल अमाइन बुलाते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल अमाइन बुलाते हैं क्या। तो अमाइन से आप हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मेशन करते हो। पूरा नाम जानना है तो N अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन चलेगा। ये हमारे दोस्त 1 डिग्री अमाइन के साथ इसने ऐसा किया। जबकि अगर यही चीज़ आपके पास 2 डिग्री अमाइन की हो तो आप इसमें जब परऑक्सी एसिड डालोगे तो पहले तो आपका ये ऐसे बनाएगा, N, डाइअल्काइल इपॉक्साइड्स बनाते हैं। फिर आप इसका रीअरेंज करके कुछ यहाँ पहुँचते हो दोस्त, ठीक है। नाम देना दे सकते हो N, डाइअल्काइल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, सर 1 का भी आपने किया, सर 2 डिग्री अमाइन का भी किया, सर 3 का नहीं करोगे। दोस्त देखो 3 डिग्री होने के लिए हाइड्रोजन तो है नहीं, इसलिए इसका कुछ होता नहीं है, वो बीच में रुक जाता है। मतलब बस अगर आपके पास 3 डिग्री अमाइन है और आप इसमें परऑक्सी बेंजोइक एसिड डालते हो तो हम यहाँ कहीं पहुँचते हैं। बस इसके बाद आप रीअरेंज नहीं करा पाते हो क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हो। इसके अलावा अगर आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अगर एजो डाई का नाम सुना हो, N डबल बॉन्ड N और AR का, इसको हम लोग याद करो एजो बेंजीन बुलाया करते थे। तो इसका भी ये
एपॉक्सीडेशन करने की सोचता है, ऑक्सीडेशन करने की सोचता है, और ये कुछ ऐसा बना देता है यार। बट आपके कोर्स में है नहीं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए आप इसको तवज्जो दीजिएगा नहीं। इसको बोलते हैं एन ऑक्साइड, एजो बेंजीन ऑक्साइड्स होते हैं ये, ठीक है। या इसका नाम जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है एजॉक्सी बेंजीन, एजॉक्सी बेंजीन। तो ये इसको नाम से इम्पोर्टेंट है नहीं, काम इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे कहने का सेंस जो था कि आप भाई ये जनरली 1 डिग्री 2 डिग्री के इन सब के लिए काम आता है। हाँ, अगर आप एक बार एनिलीन वेलिन के लिए सोचते हो तो एनिलीन के साथ थोड़ा सा इसका डिफरेंट नेचर होता है। एनिलीन के साथ इसका थोड़ा डिफरेंट नेचर होता है। ये एनिलीन के साथ जब इसको अपन लोग परऑक्सी एसिड्स में डालते हैं तो आप एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट पहुंचते हो, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द केमिस्ट्री। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि याद करो एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन आप डाइज़ोनियम के थ्रू पहुंचा करते थे। थोड़ा तवज्जो देना बात को, याद करो हम लोग डाइज़ोनियम करते थे, फिर उसमें HBF4 डालते थे, उसको हीट करते थे, फिर कॉपर Na2 से डालते थे, तब यहाँ पहुँचते थे। लेकिन यहाँ पे इसमें आप एक बार में यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, इसमें कोई दोहराए नहीं है, यहाँ से यहाँ तुरंत पहुँचा जा सकता है। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ से आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हो। तो ये एक बहुत नई और अच्छी रिएक्शन है, आपके कन्वर्जन के दौरान आपको काम आएगी, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में देखोगे तो नहीं मिलेगी, बट ठीक है, मैं एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस कर भी नहीं रहा, मैं तो जेई को फोकस कर रहा हूँ। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में सिर्फ बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, सिर्फ ये बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है। इसके अलावा एलिफेटिक एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया है। तो ये बेंजल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीजन इंसर्ट करके बेंजोइक एसिड बना देता है। ओके, तो ये इसके ड्राइविंग एप्लीकेशंस थे हमारे एपॉक्साइड्स, परऑक्सी एसिड्स के, ठीक है। तो हमने देखा कि ये बहुत जगह अपने डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री में प्ले कर रहा है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी जो वीडियो है ये अच्छी लग रही होगी, और मैं ऐसे ही रिएजेंट्स लाता रहूँगा आपके लिए, सीरो के साथ लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सारी रिएजेंट सीरीज़ को एंजॉय करोगे, क्योंकि यार रिएजेंट जितना इंपॉर्टेंट है ना केमिस्ट्री में, उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मतलब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, नेम रिएक्शन पढ़ते हो, रिएजेंट पढ़ते हो, उसके बाद केमिस्ट्री में कुछ बच नहीं जाता है। बाकी एक बार मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ाना शुरू करूँगा, कैसे चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल प्लस, ये आप लोग पढ़ते होगे। मैंने कभी चैप्टर वाइज बच्चों को कहा ही नहीं कि ऑर्गेनिक पढ़ो। जब आप इन तीनों खत्म कर लोगे ना तो आपके चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त। और माय डियर, ये हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है और आप हमसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं। लाइव कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे अनअकैडमी ऐप को अपने मोबाइल से डाउनलोड करना और आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? तो दोस्त, बेनिफिट के नाम पे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। जैसे एक बेनिफिट अभी आपने देखा, मैंने आपसे कहा कि आप मेरी रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप हमसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक प्लस सब्सक्रिप्शन चलता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको फ़ायदे बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस का। मतलब अभी जो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप हमसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइव इंटरेक्ट करने पे वहाँ पे आपके मन में जो भी जैसा भी डाउट रह गया होगा, आप बिंदास होकर पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं, तो पोलिंग के दौरान हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया, राइट। और जिन्होंने सही किया उन्होंने कितने सेकंड में उस क्वेश्चन को उतारा है, क्योंकि ये टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है ना। इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा,
और ये बहुत नई और एक बहुत अच्छी बात है अनअकैडमी की यार, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने सारे क्विज और मॉक देने का मौका देती है। क्यों देना चाहिए आपको ये टेस्ट? क्या मिलेगा आपको? तो अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस में ग्रोथ लाने के लिए उस पर एनालिसिस करोगे आप, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कैसी मिस्टेक कर रहे हो। बच्चे मुझसे बोलते हैं सर एक जगह मेरे मार्क्स स्टिक हो गए हैं, सर मेरा इतने मार्क्स से आगे बढ़ते ही नहीं। द रीज़न बिहाइंड कि आप अपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हो, आप ये देखते ही नहीं हो कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, और वही मिस्टेक आप दोबारा कर जाते हो। इस वजह से आप अपना एक लेवल के आगे लेवल पे नहीं जा पाते हो, स्टिक हो जाते हो, सर इससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करूँ, राइट। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान, अनअकैडमी के जितने भी प्लान हैं दोस्त, वो सारे अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, स्ट्रक्चर मैनर वाले प्लान हैं। होता ये है, इससे हम आपको टाइम पे डीपीपी दे पाते हैं, आपके डाउट को सॉल्व हो पाता है, आपके माइनर टेस्ट हो पाते हैं, आपके मेजर टेस्ट हो पाते हैं, और इसके अलावा टाइम पे सिलेबस फिनिश हो पाता है। क्योंकि अगर टाइम पे सिलेबस फिनिश होगा तो माय डियर, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आप अच्छे टाइम पे रिवाइज कर पाओगे और हमसे कनेक्टिविटी बना के एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे, ठीक है। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस, इसका क्या फ़ायदा है? इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला है कि इनकेस अगर आप किसी रीज़न से यार आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। इसके अलावा दोस्त अनअकैडमी में ना n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो। कहने का क्या सेंस है, आप सब्सक्रिप्शन प्लान तो किसी एक फैकल्टी का लोगे, किसी एक फैकल्टी के कोड को यूज़ करके लोगे, लेकिन आप किसी से भी पढ़ सकते हो। इसकी बड़ी खासियत है, किसी भी कोर्स में इनरोल करो, किसी भी कोर्स में आप, मतलब आपने केमिस्ट्री के लिए किसी फैकल्टी को चुना तो आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे मैथ्स भी पढ़ रहे हो, आप एक से ज़्यादा बैच को पकड़ रहे हो। इसके अलावा आप उनकी क्लासेस की रिकॉर्डेड देख रहे हो, उनके डाउनलोड्स कर ले रहे हो, उनके नोट्स को, सब कुछ आपके हाथ में है यार, ठीक है। जितनी बार आपको उनकी वीडियो देखनी है, आपको लगता है नहीं एक बार और देखनी चाहिए, एक बार और देखनी चाहिए, क्या मेरे से मिस हो गया, हर बार देखो यार, ठीक है। ये आपका जब तक सब्सक्रिप्शन एक्सेस है तब तक आप इसके मजे लो, जितनी बार इसको खोलो। आपको लगता है आपको 10 बजे 12 बजे पढ़ना चाहिए, आप उस टाइम पढ़ो ना यार। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं किस बजे किस टाइम पे पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो अनलिमिटेड एक्सेस का आपको ये फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ निकाली है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दोस्त अब तो आपको पर्सनल कोच गाइड करते हैं हमारे, आपको बताते हैं कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसी मिस्टेक कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आपकी स्टडी की प्लानिंग, ये सारे हमारे पर्सनल कोच मदद करेंगे। मैंने आपसे अभी बोला था, बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर एक जगह स्टिक रह जाता हूँ, वो कारण है कि वो एनालिसिस नहीं करते। मात्र मेरा एक्सपीरियंस कहता है मात्र शायद 5% ओवरऑल के बच्चे होंगे जो अपने पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि यार मैंने कहाँ मिस्टेक किया, क्यों किया, कैसे बच सकता था। बाकी रेस्ट ऑफ द बच्चे ऐसा नहीं करते। तो आपको जो हमारे पर्सनल कोच है ना, वो हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आपको कैसे क्वेश्चन अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, कैसे आपका एग्ज़ाम का अप्रोच होना चाहिए, कैसे किस क्वेश्चन को उठाना चाहिए, किस क्वेश्चन को नहीं पिक करना चाहिए, किस क्वेश्चन को किस ऑर्डर में पिक करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हमारे पर्सनल कोच हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्टडी की प्लानिंग हमेशा करते रहा करो, सो दैट आप अपने ग्राफ को एक कांस्टेंट लाइन पे ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगातार आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिजिक्स छोड़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बायो छोड़ दे रहे हो, या वट जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो कुछ भी छोड़ दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा एक प्लानिंग को लेके चलो, ठीक है। एक कस्टमाइज्ड वे में आपका वर्क होना चाहिए, सो दैट आप उसको टैकल कर सको। हाँ यार मुझे जेई निकालना है, ठीक है। माय डियर, हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे करनी होगी, ठीक है। माय डियर, हमारे 12 मंथ की जो फीस है वो 38,500 है, और इसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग माय कोड धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को यूज़ करने के बाद आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपका अमाउंट हो जाएगा 34,650। दोस्त आप इस अमाउंट को नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हो या आपके कोई छोटी भाई बहन क्लास 11th में हैं तो उनको 56,000 वाला प्लान लेना चाहिए। इसका अमाउंट 10% डिस्काउंट के बाद 50,400 हो जाएगा। ठीक है, सेम दोस्त अगर इस डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हो तो अगेन यूज माई कोड धीरेन DHIREN। ठीक है, और आप चाहो तो दोस्त इसको नो कॉस्ट EMI पे कर सकते हो, और इसकी जो EMI बैठ रही है वो मात्र और मात्र 2100 रुपये बैठ रही है। मतलब 2100 में तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं और मात्र 700 रुपये में 3 सब्जेक्ट। भाई साहब 700 रुपये पर मंथ पे पर सब्जेक्ट की बात बैठ रही है, क्या है ये? कुछ भी तो नहीं। 700 पर सब्जेक्ट पे आप खर्चा नहीं करोगे इतनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्त आप हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हो जो कि 12 मंथ का है। उसका अमाउंट 56,000 है और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आफ्टर दिस आपका अमाउंट हो जाएगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, सेम एज 24 मंथ का प्लान आपका 86,000 का है और इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड दिस डिस्काउंट के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 77,400 और दोनों को आपको मेरे कोड से हेल्प मिल सकती है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, स्टडी की प्लानिंग होगी, एक्सपर्ट गाइडेंस होगी और टेस्ट का एनालिसिस होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, मैं लगभग रोज रात के 9 बजे लाइव मिलता हूँ। आप मुझसे 9 बजे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज़ चला रहा हूँ, बूम बूम सीरीज़, रैपिड फायर सीरीज़, टॉपिक टू टॉपिक सीरीज़। ठीक है, इसके अलावा PYQ सीरीज़, बहुत सारी सीरीज़ चल रही है यार। ठीक है, अलग अलग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आप डील करोगे मुझसे लाइव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट होगे। ठीक है, मुझे फॉलो करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गौरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इतना पेशेंस दिखाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वहाँ पे नोटिफिकेशन का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा। पता चल जाएगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आ रही है और कौन सा रीजन मैं ला रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्त, और इस कोड को याद रखिएगा, ये कोड आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बडी।